साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं यूपीएससी के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। ये हमारी 5वीं टेस्ट सीरीज का तीसरा पार्ट है। इस हिसाब से हमारी ये 19वीं टेस्ट है, 19वां टेस्ट है, ठीक है। और 18 टेस्ट दे दिए हैं, 19वां टेस्ट है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो पिछली वीडियो में हमने 50 तक के प्रश्नों को देखा था, 26 से लेके 50 तक के। आज के वीडियो में हम 51 से लेके 75 तक के प्रश्न देखेंगे, ठीक। तो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, ठीक है। एक एक करके देखेंगे सब। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम में स्थित तट मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाबलीपुरम में जो स्थित है तट मंदिर। अब देखिए प्रीलिम्स का भी ये सवाल बन जाता है, तट मंदिर कहाँ स्थित है, तो महाबलीपुरम में स्थित है। तो उसके संदर्भ में प्रश्न बनता है, क्या है, पहला कथन बनता है कि इसे राजराज चोल द्वारा निर्मित करवाया गया था। दूसरा कथन है यह केवल भगवान शिव को समर्पित है। कौन से कथन सही है? तो पहला कथन कहता है कि इसे राजराज चोल द्वारा निर्मित करवाया गया था, तो पहला कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो है निर्माण जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, जिन्हें राज सिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज सिंह, ना कि राजराज, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय का नाम आप जानते होंगे, 700 से 728 ईस्वी तक थे। इन्होंने जो है ये मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा कथन है यह केवल भगवान शिव को समर्पित है, तो दूसरा भी हमारा गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 3 देवालय हैं, जिसमें से 2 शिव के हैं, ठीक है, और एक विष्णु का है, ठीक है। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल ना तो एक ना तो दो, ठीक है, मतलब दोनों गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एक एक करके इसी तरह प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त काल के दौरान प्रचलित सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन से सही हैं, ठीक है। अब गुप्त काल के दौरान जो प्रचलित सामाजिक परिस्थितियां थी उनके बारे में दिया गया है, और कौन सा सही है पूछा जा रहा है। पहला है सभी जातियों की महिलाओं को कार्य करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, और यहाँ तक कि उन्हें शूद्रों के समान माना जाता था। गलत। गुप्त काल कहते हैं महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काल था, ठीक है। तो पहला हमारा गलत है, ठीक है, ठीक। दूसरा है कि अछूतों को धार्मिक महाकाव्यों और पुराणों के पाठ सुनने की अनुमति नहीं थी। गलत है दूसरा भी। क्यों? क्योंकि उन्हें अनुमति थी, ठीक है। तीसरा है सती प्रथा प्रचलित थी तथा विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। तीसरा भी गलत है, सी भी गलत है, ठीक है। और चौथा है भूमि अनुदान की प्रक्रिया के माध्यम से कई जनजातीय लोगों को ब्राह्मणवादी समाज में आत्मसात करने के साथ जातियों की संख्या में वृद्धि हुई थी। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हूण लोग जो है 5वीं सदी के अंतिम वर्षों में आए, और अंततः राजपूतों के 36 कुलों में से एक कुल के मान लिए गए, ठीक है। वर्तमान में कुछ राजपूत हूण की उपाधि धारण करते हैं। जातियों की संख्या बढ़ने का दूसरा कारण ग्राम अनुदान की प्रक्रिया में बहुत से जनजातीय लोगों का ब्राह्मण समाज में सम्मिलित होना था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1867 से 68 में भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने की थी? तो 1867 से 68 के बीच शैल चित्रों की खोज की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी ये? ऑप्शन है आर्कीबोल्ड कार्लाइल, बीएम वाकड़कर, जॉन कार्बर्न और जी.डब्ल्यू. एंडरसन। तो इसमें से खोज की गई थी किसके द्वारा? आर्कीबोल्ड कार्लाइल के द्वारा, ठीक है। यानी कि जो है 1867 से 68 में जो भारत में शैल चित्र खोजे गए सबसे पहली बार, तो उनकी खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कठपुतली की
कुंढेई शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठपुतली की ये कुंढेई शैली है, अगर इसे जानते होंगे तो जो है आप जान जाएंगे तुरंत। पहला है, यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, तो पहला गलत है। क्यों? क्योंकि ये उड़ीसा से संबंधित है, पश्चिम बंगाल ना कि उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है ये। ठीक है, उड़ीसा की धागा पुतलियों को कुंढेई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुंढेई कठपुतली जो होती है वो उड़ीसा की धागा पुतलियां होती हैं। ठीक है, ये कठपुतलियां हल्की लकड़ी की बनी होती है और इनके पैर नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और जान लीजिए। तथा ये पुछल्ला लहंगे पहने होती है। पुछल्ला लहंगा मतलब समझ रहे हैं। इन पुतलियों में अनेक जोड़े होते हैं, इसी कारण इनका संचालन सरल होता है। पुतलियां संचालक साधारणतः एक लकड़ी के निक्रन फ्रेम को पकड़े रहता है, जिस पर संचालन करने के लिए बड़े धागे बंधे होते हैं। परंपरागत यात्रा नाटक के अभिनेताओं की भांति कुंढेई की भी एक विशिष्ट वेशभूषा है। इसके लिए क्षेत्र की प्रसिद्ध धुनों से ही संगीत लिया जाता है और कभी कभी इन पर ओडिसी नृत्य के संगीत का गहरा प्रभाव प्रदर्शित होता है। ठीक, तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए, सिविल सेवा से है। एक आईएएस अधिकारी के त्याग पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन है, किसी राज्य कैडर में सेवारत एक अधिकारी को अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करना होता है। पहला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है किसी कैडर यानी राज्य में सेवारत एक अधिकारी को अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य सचिव को प्रस्तुत करना होता है, ना कि राज्यपाल को। तो राज्यपाल को नहीं बल्कि मुख्य सचिव को। किसको? मुख्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को। ठीक है, ये याद रखिएगा। यदि आप आईएएस बन जाते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? वो मुख्य सचिव को देंगे। ठीक है, और कोई अधिकारी जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है उसे अपना त्यागपत्र संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव को सौंपना होता है। इसके पश्चात मंत्रालय या विभाग अपनी टिप्पणियों या सिफारिशों के साथ अधिकारी के त्यागपत्र को संबंधित राज्य कैडर को भेजता है। ठीक है, दूसरा है, सेवा से त्यागपत्र देना सरकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वीआरएस को स्वीकार करने से पूर्णतः भिन्न है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वीआरएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी पेंशन के हकदार होते हैं, जबकि त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी को पेंशन प्राप्त नहीं होती है। डीसीआरबी की नियमावली के नियम 5 में कहा गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता जिसे सेवा से बर्खास्त या हटा दिया गया है या जिसने सेवा से त्यागपत्र दिया है। ठीक, फिर अगला है, केंद्र सरकार किसी अधिकारी को जनहित में अपना त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति दे सकती है। तो तीसरा भी सही है। क्यों? क्योंकि डीसीआरबी की जो संशोधित नियमावली है 5(1)(a) में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार किसी अधिकारी को जनहित में अपना त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति दे सकती है। वर्ष 2011 में इस नियमावली में किए गए एक संशोधन में कहा गया कि त्यागपत्र के प्रभावी होने और त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति के परिणाम स्वरूप सदस्य के सेवा पर पुनः लौटने की अनुमति दिए जाने की तिथि के मध्य सेवा से अनुपस्थित की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है ये प्रश्न, इसलिए यहाँ पूछा गया है। क्यों? क्योंकि आईएएस अधिकारी शाह फैजल, जिन्होंने वर्ष 2019 में कश्मीर में होने वाली निरंतर हत्याओं के विरोध में सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, इस वजह से ये प्रश्न यहाँ पूछा गया है। ठीक, तो दूसरा और तीसरा इसमें हमारा सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन है हमारे, कथन है,
गुप्त काल में भागवत पंथ का उदय हुआ, जो भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों की पूजा अर्चना पर आधारित था। ठीक है, पहला कथन हमारा ये कहता है, तो पहला कथन हमारा सही है। गुप्त काल में भागवत पंथ का उदय हुआ, जो भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों की पूजा अर्चना पर आधारित था। ठीक, यानी जो है वेन सांग के अनुसार यह विश्वविद्यालय 100 गांवों के राज्योत्सव से संचालित होता था। ठीक है, इसमें वैदिक कर्मकांडों तथा बलि के स्थान पर भक्ति एवं अहिंसा पर बल दिया जाता था। नया पंथ काफी उदारवादी था तथा निम्न जाति के लोग भी इसका अनुसरण करते थे, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा कथन है, गुप्त शासक हिंदू धर्म के कठोर अनुयायी थे और इन्होंने बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायियों पर अत्याचार किया। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि गुप्त शासकों द्वारा भागवत पंथ को प्रशय प्रदान किया गया था, यानी जो है शरण प्रदान किया गया, लेकिन वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन के समय में भारत यात्रा पर आए चीनी तीर्थयात्री क्रमशः फाहियान और भेषांग के यात्रा वृतांतों से यह स्पष्ट होता है कि उस समय बौद्ध धर्म भी प्रगति कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह दूसरा हमारा गलत है। तीसरा कथन है, तंत्रवाद के उदय के कारण हिंदू और बौद्ध धर्म में देवी पूजन की प्रथा प्रारंभ हुई। तो तीसरा कथन हमारा सही है। ठीक है, यानी उस समय देवी पूजन की प्रथा प्रारंभ की तंत्रवाद के उदय के कारण। ठीक है, हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म में। ठीक है, इसमें लिंग अथवा जाति आधारित भेदभाव नहीं था तथा इसमें महिलाओं और शूद्रों दोनों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ठीक है, इन्होंने स्त्री को शक्ति तथा ऊर्जा का केंद्र माना। तंत्र के सिद्धांत ने शैव वैष्णव के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म को भी प्रभावित किया था। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में देवी पूजन की प्रथा प्रारंभ हुई। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के दौरान भारत के मध्य एशियाई शक्तियों के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। तो इसमें से मौर्योत्तर काल के दौरान भारत पर मध्य एशियाई शक्तियों के बारे में पूछा जा रहा है, शक्तियों के प्रभाव थे मध्य एशियाई शक्तियों। तो पहला कथन है, शकों और कुषाणों ने मौर्य काल की तुलना से बेहतर अश्वारोही सेना की परंपरा प्रारंभ की। तो पहला कथन हमारा सही है। ठीक है, मतलब पूछा है सही नहीं है। ठीक है, तो शकों और कुषाणों ने मौर्य काल की तुलना में बेहतर अश्वारोही सेना की परंपरा प्रारंभ की। दूसरा है, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक स्तर पर सोने के सिक्के जारी किए। तो दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा है, इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उद्भव और बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू हुई। तो तीसरा भी सही है। भारत में कुषाणों द्वारा शासन की छत्रप व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो डी ऑप्शन हमारा गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा गलत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से घटक सारनाथ सिंह शीर्ष के अवयव या भाग हैं? सारनाथ सिंह जो है शीर्ष के अवयव या भाग हैं। सिंह जानते हैं ना, शेर, जो सारनाथ का शेर बना हुआ है सिंह, तो उसके कौन से जो है अवयव या भाग हैं? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोज किया गया क्या? शीर्ष, लायन कैपिटल, ठीक है, जिसे कहते हैं, को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष के कहा जाता है। ठीक, यह मौर्योत्तर कालीन यानी यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इसे भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक, इस सिंह के मूलतः 5 अवयव या भाग थे। 5 अवयव कौन कौन से? ठीक है, 5 अवयव कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। स्तंभ, जो अब कई भागों में टूट चुका है, तीसरा सही है। एक कमल घंटी का आधार, दूसरा भी सही है।
उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गर्त के साथ दिखाए गए हैं। चौथा सही है। 4 राजसी शानदार सिंहों की आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां, ठीक है, और साथ साथ सर्वोपरि तल धर्मचक्र, इस धर्मचक्र जो कि एक बड़ा पहिया है। वर्तमान समय में यह चक्र टूटी अवस्था में उपलब्ध है और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में रखा गया है। इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र स्तंभ और कमला धार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है, ठीक है, इसलिए विकल्प डी सही है, मतलब इसमें चारों सही हैं, ठीक है। तो पांचवा जो आपने नहीं देखा है, तो पांचवा वो है 4 राजसी शानदार सिंहों के आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां। आप देखे होंगे शेर की आकृतियां चारों तरफ से, पीछे की तरफ भी जुड़ी हुई हैं, बगल की तरफ भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जो है, जो सिंह हम लोग देखते हैं अशोक स्तंभ में, वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की वाद की धार्मिक परंपराओं की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रचलित थी? तो सिंधु घाटी सभा में प्रचलित थी मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा के अलावा वृक्ष पूजा, उसके बाद अनुष्ठानिक स्नान, ठीक है। ये पूछ रहा है प्राचीन भारत की वाद की धार्मिक परंपराओं की विशेषताओं में सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। तो मूर्ति पूजा प्रचलित थी, वृक्ष पूजा और अनुष्ठानिक स्नान प्रचलित थी, लेकिन मंदिर में पूजा प्रचलित नहीं थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया, जानते ही हैं। मूर्ति पूजा, हाँ, नारी मृत मूर्ति मिली है, उससे समझ गए होंगे। और वृक्षों की पूजा की जाती है, पशु पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, लेकिन मंदिरों में पूजा के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जो है मंदिरों के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। किसी भी हड़प्पा स्थल पर मिली एक भी संरचना को निश्चित रूप से मंदिर के रूप में नहीं पहचाना जा सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन है हमारा कि इसे रोम संविधि के तहत सृजित किया गया था, बिल्कुल सही है, इसे रोम संविधि के तहत सृजित किया गया था, ठीक है। और ये जो है चर्चा में भी रहा है, इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि जर्मनी, फ्रांस और अन्य देशों ने रूस पर यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर बुका शहर में युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया, ठीक है। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम संविधि के तहत सृजित किया गया था, यानी नामक एक ये अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शासित होता है। यह विश्व की प्रथम स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, ठीक है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में अवस्थित है, जानते ही हैं, ठीक है। तो दूसरा भी सही है। रूस आईसीसी का एक सदस्य है, गलत है, रूस आईसीसी का सदस्य नहीं है। आईसीसी संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन नहीं है, किंतु संयुक्त राष्ट्र के साथ एक सहयोग समझौता है इसमें, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ये, पहला और दूसरा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार के संदर्भ में कोर्निश, जमीबोशी, चार तस्लीम निम्नलिखित में से किसके रूप थे? तो ये थे शासक के लिए अभिवादन के, ठीक है। कोर्निश, जमीबोशी, चार तस्लीम, ये जो है शासक के लिए अभिवादन के एक रूप थे, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने दाहिने हाथ की तलहथी को अपने ललाट पर रखकर सिर आगे की ओर झुकाते थे। यह इस बात का प्रतीक था कि कोर्निश करने वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन के स्थल को हाथ लगाते हुए झुककर विनम्रता के साथ अपने
आपको शाही दरबार में प्रस्तुत कर रहा था। ठीक, सिजदा और पापोश भी जानते होंगे। ठीक, तो ये सब जो है मुगल दरबार के समय उपलब्ध था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की कलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। कलाएं जो प्रचलित आर्ट जो सिंधु घाटी सभ्यता में थे, तो उस समय के बारे में पूछा है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला है, हड़प्पा के लोग कांसे की ढलाई व्यापक तौर पर करते थे। पहला तो सही है, पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, और वो इस कार्य में प्रवीण भी थे, जानते ही हैं कांसे की ढलाई में जो है प्रवीण थे। इनकी कांस्य मूर्तियां जो है कांसे को ढाल कर बनाई जाती थी। ठीक, दूसरा कथन है, हड़प्पा की मुद्रा में प्रचलित एक चित्रात्मक लिपि खुदी हुई थी, तो दूसरा भी सही है। ठीक है, लिपि जो है होती थी, क्योंकि जो है ऐसी लिपि थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक, कुछ मुद्राएं जो है हाथी दांत की भी पाई गई हैं। अगला कथन है हमारा कि बहुरंगी मृदभांड और उत्कीर्णित बर्तन अनेक आकृतियों एवं आकारों में प्रचुर मात्रा में पाए गए, जो संभवतः दैनिक व्यवहारिक उपयोग के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। तो तीसरा हमारा कथन गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि बहुरंगी में मृदभांड बहुत कम पाए गए हैं और उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं। जो प्रचुर मात्रा में है वो प्रचुर मात्रा में नहीं, क्योंकि बहुत कम पाए गए हैं हड़प्पा की खोज के समय। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आरंभिक भक्ति परंपराओं की एक महिला संत कराईकल अम्मैयार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कराईकल अम्मैयार का आप नाम अगर सुने हैं तो इनके बारे में जानते होंगे, यह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। ठीक है, तो इसमें तो पहला कथन हमारा सही है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। पहला कथन गलत है, सॉरी, क्योंकि इसमें लिखा है विष्णु की उपासक, ये थी शिव की उपासक। ठीक, कराईकल अम्मैयार के बारे में मैंने पढ़ा था, वो जो है शिव की बहुत बड़ी उपासक थी। ठीक है, ये इस यहाँ लिखा है विष्णु की उपासक, तो पहला हमारा गलत है। दूसरा है, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उग्र वैराग्यवाद का मार्ग अपनाया था, तो दूसरा कथन हमारा सही है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उग्र वैराग्यवाद, ठीक है, यानी वह 63 नयनारों में शामिल 3 महिला संतों में से एक थी। ठीक है, और तमिल साहित्य की महान हस्तियों में से एक माना जाता है। उनकी रचनाएं नयनार परंपरा के भीतर संरक्षित है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास में उत्तरी काले चमकदार मृत भांडों NBPW के चरण में निम्नलिखित में से किसका उदय हुआ। तो जो चमकदार काले मृत भांड थे, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन है, व्यापार और वाणिज्य में चांदी के आहत सिक्के का। दूसरा है, भारतीय इतिहास में पहली बार शहरी केंद्रों का। तीसरा है, व्यापार संघ यानी गिल्ड प्रणाली का, जिसने शिल्प विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो पहला कथन हमारा जो है सही है, व्यापार और वाणिज्य में चांदी के आहत सिक्कों का संबंधित था उत्तरी काले चमकदार मृत भांडों से। दूसरा है, भारतीय इतिहास में पहली बार शहरी केंद्रों का, दूसरा गलत है। तीसरा है, व्यापार संघ यानी गिल्ड प्रणाली का, जिसने शिल्प विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो तीसरा भी हमारा सही है। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स का सवाल है। अगला पूछा है, हाल ही में सुर्खियों में रहा मिशन वात्सल्य निम्नलिखित में से किस कारण से प्रारंभ किया गया। तो मिशन वात्सल्य किस कारण से प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया था भारत के प्रत्येक बच्चे के लिए स्वास्थ्य और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, यानी हाल ही में मंत्रिमंडल ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की 3 महत्वपूर्ण योजना, अम्ब्रेला योजना अर्थात मिशन पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य को मिशन रोड में लागू करने की मंजूरी दी। मिशन शक्ति और पोषण 2.0
योजनाओं को के साथ एक तीसरी योजना के रूप में मिशन वात्सल को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, इसके अनुसार वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, यानी अगर सांख्य दर्शन जो है कि वास्तविक ज्ञान हो गए तो इससे जो है व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यह जो है सांख्य दर्शन संभवतः 6 दर्शनों में सबसे पुराना है, जिसका उल्लेख भगवत गीता में मिलता है और इसके प्राचीनतम रूप में उपनिषदों में इसका उल्लेख है। कपिल मुनि को इस दर्शन के महान संस्थापक के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सांख्य किसका है दर्शन? कपिल मुनि। ठीक है, ये प्रीलिम्स का सवाल है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में सही मिलान को आता है। तो कपिल मुनि याद रखिएगा, सांख्य कपिल मुनि का है। ठीक, दूसरा कथन है, संसार का सृजन और इसका विकास ईश्वर के बजाय प्रकृति की देन है। तो दूसरा कथन भी हमारा सही है। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि जो संसार है उसका सृजन ईश्वर का नहीं बल्कि प्रकृति की देन है। प्रारंभिक सांख्य दर्शन के अनुसार संसार के सृजन के लिए ईश्वर तत्व की मौजूदगी आवश्यक नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा, आरंभ में सांख्य दर्शन भौतिकतावादी था। बिल्कुल सही है, आरंभ में जो है सांख्य दर्शन भौतिकतावादी था। ठीक, यानी ये शुरुआत में भौतिकवादी था, बाद में ये आध्यात्मवादी हो गया था। ठीक, तो इस तरह हमारा तीसरा कथन भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साइंस का है, देखिए, और करंट अफेयर्स का भी है। पूछा है, स्वप्रवर्धक यानी mRNA टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सवाल यहाँ क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि लास्ट ईयर कोविड जैसी चीजें महामारी आई थी, तो इस वजह से जो है ये यहाँ ये करंट अफेयर्स का सवाल पूछा जा रहा है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वप्रवर्धक mRNA टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा कि ये टीके वर्धित प्रतिरक्षा जनत्व और सुरक्षा के साथ प्लाज्मिड DNA टीकों के लचीलेपन का भरोसा देते हैं। ठीक है, तो पहला कथन हमारा सही है। बिल्कुल, ये जो टीके होते हैं ये वर्धित प्रतिरक्षा जनत्व और सुरक्षा के साथ प्लाज्मिड DNA टीकों का लचीलेपन का भरोसा देते हैं। ठीक है, स्वप्रवर्धक मैसेंजर RNA अथवा mRNA टीका पारंपरिक RNA आधार का एक संशोधित रूप है, ये याद रखिएगा। दूसरा कथन है, इसका मूल लाभ यह है कि इसके लिए पारंपरिक RNA टीकों की तुलना में एक छोटी खुराक की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि यह टीका एंटीजन के अलावा 4 अतिरिक्त प्रोटीनों को भी कूटलेखित करता है। ये कूटलेखित किए गए प्रोटीन एक बार कोशिका के अंदर प्रवेश करने पर RNA के मूल स्टैंडर्ड्स की प्रतिकृति बनाने में मदद करते हैं। मूल लाभ यह है कि इसके लिए टीके की एक छोटी खुराक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के लोक नृत्यों और उनके क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक, तो भारत के लोक नृत्यों और उनके क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ लोक नृत्य है, एक तरफ राज्य है, और पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो लावणी, लावणी जो है कहाँ का लोक नृत्य है? तो लावणी लोक नृत्य है महाराष्ट्र। कहाँ का है? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का, ना कि पश्चिम बंगाल का। तो लावणी लोक नृत्य होता है महाराष्ट्र का। ठीक है, ये नृत्य होता कैसा है? तो इसमें जो है पुरुष और महिलाएं हाथों में हाथ लेकर एक साथ नृत्य करते हैं तथा महिलाएं पिरामिड बनाने के लिए पुरुषों के कंधे पर चढ़ जाती हैं। इस क्षेत्र की महिलाओं का लावणी नृत्य अदम्य ऐन्द्रिकता के लिए
उल्लेखनीय है। ठीक है, गिद्दा तो पंजाब में होता है, बिल्कुल सही है, जानते ही हैं गिद्दा पंजाब के महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तीसरा है भवाई, भवाई गुजरात में होता है, यह भी बिल्कुल सही है, जानते ही हैं। तो लोक नृत्य नाटक या लोक रंगशाला के अनेक रूप भी हैं, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार की नौटंकी, गुजरात का भवाई, महाराष्ट्र का तमाशा, बंगाल का जात्रा, कर्नाटक का भव्य यक्षगान और केरल का तय्यम। ये सभी स्थानीय वीरों, राजाओं और देवताओं की दंत कथाओं का वर्णन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, गिद्दा पंजाब से, भवाई गुजरात से और लावड़ी महाराष्ट्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि ऋग वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पशुपालन प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि थी। दूसरा है इस काल के दौरान यजुर्वेद संहिता का संकलन किया गया था। तीसरा है इस काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ऋग वैदिक काल के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला कथन है हमारा पशुपालन प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि थे, बिल्कुल सही है। पशुपालन इस समय जो है इनकी प्रमुख गतिविधि हुआ करती थी। ये एक चरवाहा समाज कृषि उपज की तुलना में अपने पशुधन पर अधिक निर्भर रहते थे। ठीक है, इस काल के दौरान कृषि के बजाय पशुपालन का अधिक महत्व था। ठीक, उत्तर वैदिक काल के लोगों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि था, ये जानते ही हैं। दूसरा है इस काल के दौरान यजुर्वेद संहिता का संकलन किया गया था। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद के बाद के समय में दो संहिताओं, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता की रचना की गई थी। ठीक है, इस काल के दौरान नहीं की गई थी, इसके बाद के काल में। ठीक है, ऋग्वेद के बाद के काल में की गई थी। ठीक, तीसरा है इस काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, बिल्कुल सही है। इस काल के जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र, जिन्हें पुरंदर या किलों को तोड़ने वाला कहा जाता था। ठीक, और इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित किए गए हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ठीक है, इंद्र पर लगभग 250 सूक्त समर्पित हैं। ठीक है, किसमें? ऋग वैदिक काल में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ा है हिस्ट्री में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन है उसने झेलम के पास मंगोलों को हराया, सिंधु के पार पेशावर तक राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, और ठीक है, दिल्ली सल्तनत में ये पूछा जा रहा है किस व्यक्ति का वर्णन करना है। तो ध्यान से देखिए, दिल्ली सल्तनत में उसने झेलम के पास मंगोलों को हराया और सिंधु के पार पेशावर तक राज्य का विस्तार किया। इब्न बतूता ने उसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया, अब इसी से समझ गए होंगे। उसने दोआब क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवान ए अमीर कोही यानी कृषि विभाग की स्थापना की। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना जो है जिसने की, आप जान ही गए होंगे कि कौन है, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कथन कहा जा रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में सुर्खियों में रहे सेन्ना स्पेक्टा विली का सर्वोत्तम रूप से वर्णन किया जा सकता है। विलिश, ठीक है, ये शाह है। सेन्ना स्पेक्टा विलिश का सर्वोत्तम रूप से वर्णन किया जा सकता है। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, तो ये इसमें सही हो जाएगा। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस एक आक्रामक पादप प्रजाति के रूप में। ठीक है, ये केरल में वन्य जीवों के भरण पोषण हेतु वनों की वहन क्षमता को प्रभावित किया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सेन्ना स्पेक्टाबिलिस फाबेसिए परिवार से संबंधित है और इसे उष्णकटिबंधीय अमेरिका में सजावटी पादप के रूप में उगाया जाता है। यह 7 से 18 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। वर्षा वाली जलवायु में वर्ष भर सदाबहार रहता है, लेकिन कुछ प्रदेशों में पर्णपाती हो सकता है।
तथा इसमें पीले पुष्प उत्पन्न होते हैं। स्पेक्टाबिलिस का उपयोग सामान्यतः पारंपरिक चिकित्सा में कई वर्षों से किया जाता रहा है। यह वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य सहित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के वन क्षेत्रों में एक आक्रामक प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो सेन्ना स्पेक्टाबिलिस पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो यह एक आक्रामक प्रजाति है। ठीक है, पौधे की प्रजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबिदीन को जानते होंगे, कश्मीर के शासक रहे हैं 15वीं शताब्दी में। इनके बारे में पूछा जा रहा है। उसने जजिया को समाप्त कर दिया और गौ हत्या पर रोक लगा दी तथा हिंदुओं को राज्य में महत्वपूर्ण पद दिए। बिल्कुल सही है। जैनुल आबिदीन जो है ने क्या किया, यह एक प्रबुद्ध शासक था। उसने हिंदुओं को वापस बुला लिया जो सिकंदर शाह के उत्पीड़न के कारण राज्य छोड़कर चले गए थे। ठीक है, उसने जजिया को समाप्त कर दिया और गौ हत्या पर रोक लगा दी तथा हिंदुओं को राज्य में महत्वपूर्ण पद दिए। उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में मंदिरों की मरम्मत की गई और नए मंदिर निर्मित किए गए। ठीक है, दूसरा है, उसके संरक्षण में महाभारत और कल्हड़ की रास्तारंगणी का फारसी में अनुवाद किया गया। तो दूसरा भी हमारा सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वह फारसी, संस्कृत, तिब्बती और अरबी भाषाओं का प्रकांड विद्वान था और संस्कृत एवं फारसी विद्वानों को संरक्षण देता था। उसके संरक्षण में महाभारत और कल्हड़ की रास्तारंगणी का फारसी में अनुवाद किया गया और अनेक फारसी और अरबी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया गया था। वह स्वयं एक कवि था और कुतुब नामक नाम से कविता लिखता था। सुल्तान ने बड़ी संख्या में बांधों, नहरों और पुलों का निर्माण कर कृषि का विकास किया। वह एक उत्साही निर्माण करता था। उसकी बड़ी बड़ी अभियांत्रिक उपलब्धि जैना लंका है। यह वुलर झील में एक कृत्रिम द्वीप है जिस पर उसने अपना महल और एक मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पाणिनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पाणिनि के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसने अष्टाध्यायी की रचना की जिसे संस्कृत व्याकरण की एक महान कृति माना जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी की रचना की ही थी। ठीक है, और जिसे प्रारंभिक जीवंत संस्कृत व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, यह अपने काल की अद्वितीय बौद्धिक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें संस्कृत व्याकरण के नियमों को 3996 सूत्रों से लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है, ये सूत्र संक्षिप्त, अत्यंत सटीक और संघनित कथनों में लिखे गए हैं। ये सूत्र स्पष्टता एवं व्यापक कवरेज के साथ संक्षिप्तता के संयोजन में लिपिबद्ध किए गए हैं। ठीक है, दूसरा है, उसकी साहित्यिक रचनाएं वाराहमिहिर और आर्यभट्ट जैसे पूर्ववर्तियों से प्रभावित थी। ठीक, तो दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि पढ़नी के बाद पढ़नी से काफी बाद के काल से संबंधित थी ये। ठीक है, पढ़नी ईसा पूर्व 5वीं या 4वीं शताब्दी से संबंधित थे। ठीक है, इस प्रकार पढ़नी की रचनाएं आर्यभट्ट और मिहिर से प्रभावित नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। सही पूछा था तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है। नाट्य शैलियां हैं एक तरफ राज्य संघ क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, नाट्य शैलियां और राज्य संघ क्षेत्र, तो कौन सी नाट्य शैली किससे संबंधित है देख लेते हैं। पहला है भांड पाथेर। भांड पाथेर यह जो है जम्मू कश्मीर का पारंपरिक नाट्य है। बिल्कुल सही है, भांड पाथेर जम्मू कश्मीर का पारंपरिक नाट्य है। ठीक है, दूसरा है माच। ठीक है, माच जो है यह मध्य प्रदेश का पारंपरिक नाट्य है, ना कि पश्चिम बंगाल का। तो माच है किसका? मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पारंपरिक नाट्य शैली है, मध्य प्रदेश का पारंपरिक नाट्य शैली है। ठीक, तीसरा है भौना। भौना गुजरात का नहीं है बल्कि भौना है असम का। किसका? असम का। ठीक है, असम की ये नाट्य शैली है, यह याद रखिएगा।
तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। ठीक है, फिर 76 से लेके 100 तक के अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्रश्न है हमारा आज का अंतिम, फारसी कृति रज़्मनामा किस प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति ग्रंथ का अनुवादित संस्करण है? तो रज़्मनामा जो है जानते ही हैं, महाभारत का जो है फारसी अनुवाद है। ये जो है संस्कृत ग्रंथ है, महाभारत जानते ही हैं, उसको फारसी में जो है अनुवादित किया गया है। रज़्मनामा के बारे में थोड़ा जान लीजिए। रज़्मनामा का मतलब होता है युद्ध की पुस्तक। अगर रज़्मनामा का अर्थ कोई पूछे कि रज़्मनामा का अर्थ क्या होता है, तो युद्ध की पुस्तक। प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति ग्रंथ महाभारत का प्रथम फारसी अनुवाद है। वर्ष 1582 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा इसका अनुवाद करवाया गया था। ठीक है, अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल कादिर बदाऊनी ने यह अभिलिखित किया कि इस पुस्तक के 4 भव्य जिल्दबंद संस्करणों को संकलित करने में लगभग 4 वर्षों का समय लगा। इसमें 168 जिल्दबंद चित्र, 707 पन्ने शामिल थे। बदायूनी ने लिखा कि अकबर ने महाभारत को इसलिए चुना क्योंकि यह हिंदू ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध है और इसमें सभी प्रकार की कहानियाँ और नैतिक प्रतिबिंब, सलाह, आचरण, शिष्टाचार और धर्म और विज्ञान से संबंधित विषय शामिल हैं। यह अकबर द्वारा अपने साम्राज्य की एकता को बनाए रखने और गैर मुस्लिम आबादी पर विजय हासिल करने की एक पहल थी। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 75 तक के प्रश्न, 51 से लेके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। तो अगले के वीडियो में हम रखेंगे 76 से लेके 100 तक के प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।